विषय पर हमें केवल 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है, ताकि हम यह तय कर सकें कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सही हैं या गलत, और यह क्यों एक राष्ट्रीय मुद्दा है। सबसे पहले, वक्फ का क्या अर्थ है। दूसरा, क्या यह एक धार्मिक मुद्दा है या संपत्ति से संबंधित। तीसरा, क्या एक गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर सकता है। चौथा, क्या वक्फ परिवार में बेटियों के लिए न्याय संगत है। और पांचवां, क्या वक्फ बोर्ड, जो भारत में सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है, की संपत्तियां दान की गई हैं या अधिग्रहित की गई हैं, और इनमें क्या अंतर है। नमस्कार, और आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे, ताकि आप जान सकें कि देश में क्या हो रहा है और क्यों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वक्फ के अर्थ को समझते हैं। सरल शब्दों में, ये एक इस्लामी कानून का सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, को किसी धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से भगवान के नाम पर दान करना चाहता है, तो वह संपत्ति वक्फ बन जाती है, और जो व्यक्ति इसे दान करता है वह वकीफ कहलाता है। एक बार जब आपने संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया, तो उसे वापस लेना संभव नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, क्योंकि संपत्ति को वक्फ में दिया जा सकता है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब जब आपने संपत्ति को वक्फ बना दिया, तो यह राज्य वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में चली जाती है। मान लीजिए कि संपत्ति एक भूखंड या एक भवन हो सकती है। अब राज्य वक्फ बोर्ड यह तय करता है कि इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान या स्कूल बनाया जाएगा। इन सभी कार्यों को प्रबंधित करने के लिए एक देखरेख करने वाले प्रबंधक, जिन्हें मुतावली कहा जाता है, को नियुक्त किया जाता है। मुतावली इस संपत्ति को बेच नहीं सकते या किसी और के नाम पर हस्तांतरित नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इस वक्फ संपत्ति से आय उत्पन्न करनी होती है। जो भी आय उत्पन्न होगी, उसका उपयोग मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस आय का 7% हिस्सा राज्य वक्फ बोर्ड को भी दिया जाता है, क्योंकि वे कई कार्य कर रहे हैं। तो संक्षेप में, आपने संपत्ति को वक्फ बना दिया, जो स्थायी रूप से होती है, और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस वक्फ को प्रबंधित करने के लिए मुतावली नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य वक्फ बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के हर राज्य का अपना राज्य वक्फ बोर्ड होता है, जिसके सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर वक्फ काउंसिल होती है, जिसके सदस्यों को केंद्रीय सरकार नामित करती है। यदि कोई संपत्ति विवादित हो जाती है, तो उसे प्रबंधित करने के लिए एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है, और इन सभी चीजों को प्रबंधित करने के लिए वक्फ एक्ट है, जिसे हम अब समझेंगे। स्वतंत्रता के पहले से लेकर 1995 तक वक्फ एक्ट में समय समय पर परिवर्तन किए गए, लेकिन समस्याएं और विवाद बने रहे। अंततः 2025 में जो परिवर्तन और संशोधन पारित किए गए हैं, वे इन समस्याओं को हल करने के लिए हैं। लेकिन इससे पहले 2013 में भी वक्फ में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जो सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर थे। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सत समिति का गठन किया गया था, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों की स्थिति और संभावनाओं पर एक विशेष खंड था, जिसमें कुछ प्रमुख चिंताओं को उजागर किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2006 में भारत में 4,09,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख एकड़ था, जिसमें सबसे अधिक सांद्रता पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में थी। इन संपत्तियों की बाजार मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि उनकी बुक वैल्यू केवल 6,000 करोड़ रुपए थी। इतनी बड़ी भूमि होल्डिंग और उच्च बाजार मूल्य होने के बावजूद इन संपत्तियों से जो वार्षिक आय उत्पन्न हो रही थी, वह केवल 163 करोड़ रुपए थी, यानी केवल 2.7% का रिटर्न। यह वक्फ संपत्तियों की खराब आय उत्पादन और प्रबंधन को दर्शाता है।
सचर कमेटी रिपोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की विशाल संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि यदि इन संपत्तियों का कुशल प्रबंधन किया जाए तो ये मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। यदि एक न्यूनतम रिटर्न दर भी रखी जाए तो 10% बाजार मूल्य के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय उत्पन्न की जा सकती है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 2013 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2024 में यह बिल पेश किया गया तो इस रिपोर्ट की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया। हालांकि वक्फ एक्ट में विभिन्न संशोधनों के बावजूद समस्याएं हल नहीं हो रही थीं, जिसके कारण 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल और मुस्लिम वक्फ रद्दीकरण बिल पेश किया गया। इन बिलों का उद्देश्य वक्फ से संबंधित नियमों को स्पष्ट करना, वक्फ बोर्ड के कार्यों को सुगम बनाना और संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए था। लेकिन इन बिलों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। समिति ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें की और उनकी राय एकत्र की और इन बिलों के लिए 25 सिफारिशें दी, जिन्हें इन बिलों में शामिल किया गया। इसके बाद समिति ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर ये बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित हो गए। अब तक हमने वक्फ के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन इस सिद्धांत को लागू करने के लिए जो प्रणाली, नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, वे काफी विवादास्पद और समस्याग्रस्त हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि अधिनियम के कौन से भाग वास्तव में विवादास्पद थे और जो संशोधन लाए गए, क्या वे कोई समाधान प्रदान करते हैं या नहीं। जैसे कि पहले यह अधिनियम कहता था कि एक गैर मुस्लिम, जैसे हिंदू, जैन या सिख, भी अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकता था। लेकिन अब यह अधिनियम कहता है कि केवल वही लोग जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, केवल वही अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरा, इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद प्रावधान था वक्फ बाय यूजर। हमने देखा कि वक्फ बनाने के लिए क्या नियम हैं। 3 सरल नियम हैं। यदि आप अपनी संपत्ति को धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए भगवान के नाम पर स्थायी रूप से दान करते हैं, तो वह वक्फ बन जाती है। हालांकि पहले वाले प्रावधान में समस्या यह थी कि यदि किसी संपत्ति को वक्फ माना जाना है या नहीं, इसके लिए कोई लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। अक्सर यह मान लिया जाता था कि उपयोग के आधार पर वर्षों से उस संपत्ति में क्या गतिविधियां हो रही हैं, उसके आधार पर यह तय किया जाता था कि वह वक्फ है या नहीं। जैसे कि एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मामला था जिसमें एक भूखंड था जिसके पूर्वजों ने वहां एक मस्जिद बनाई थी और वह सार्वजनिक रूप से खुला था ताकि लोग वहां आकर प्रार्थना कर सकें। लेकिन जब स्वामित्व की बात आई तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह देख रहे हैं कि यह भूखंड सार्वजनिक रूप से खुला था जहां लोग आकर नमाज पढ़ते थे, इसीलिए हम यह मान लेंगे कि यह भूखंड वक्फ है और आप इसके वैध स्वामी नहीं हैं। अब नए संशोधन में वक्फ बाय यूजर के इस सिद्धांत को हटा दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल और केवल यदि आधिकारिक घोषणा होगी तभी किसी संपत्ति को हम वक्फ मानेंगे, अन्यथा नहीं। यदि कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है और वह वैध स्वामी है, तभी वह अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगला महत्वपूर्ण संशोधन सरकारी भूमि से संबंधित है। हाल ही में हमने देखा कि हैदराबाद में एक घने जंगल को नष्ट करने से पहले सरकार ने प्रगति के नाम पर कोई भी रोक नहीं लगाई। लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी हजारों सरकारी भूमि हैं जो वक्फ ने दावा की है, जिसके कारण बहुत सारे सार्वजनिक विकास और बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे और हाईवे रुके हुए हैं। इसलिए अब संशोधन के बाद कहा गया है कि कोई भी सरकारी भूमि, चाहे वह तालाब हो या ग्राम समाज की जमीन, यदि उसके लिए कोई आधिकारिक या उचित रिकॉर्ड नहीं है, यह बताने के लिए कि वह वक्फ की संपत्ति है, और यदि वक्फ ने दावा किया है कि यह सरकारी भूमि अब वक्फ की है,
तो अब वह स्वचालित रूप से वक्फ नहीं रहेगी। इसकी पुष्टि करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है कि वह जाए और स्वामित्व की पुष्टि करे। यदि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है और यह पता चलता है कि स्वामित्व वास्तव में सरकारी है, तो फिर राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा और वक्फ की सूची से सरकारी संपत्ति का नाम हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी संपत्ति को हम वक्फ की संपत्ति तभी मानेंगे जब आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद हो जो स्पष्ट रूप से दिखाए कि इस भूमि को वक्फ के लिए समर्पित किया गया था। अन्यथा अब वह संपत्ति जो पहले वक्फ के रूप में दावा की गई थी, सरकारी संपत्ति वापस बन जाएगी। अब हम एक साथ 3 समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहले, यह कौन तय करता है कि एक राज्य में कौन-कौन सी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं? हर राज्य में एक सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जो यह सर्वे करता है कि राज्य में कौन-कौन सी संपत्तियां वक्फ हैं या नहीं। इसका खर्चा राज्य सरकार उठाती है। सर्वे करने के बाद अपनी खोजों को वह राज्य सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत करता है। सभी औपचारिकताओं के बाद राज्य सरकार एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करती है, यानी एक सूची प्रकाशित करती है, ये बताने के लिए कि राज्य की ये संपत्तियां वक्फ संपत्ति हैं। दूसरा, सीमित समय अवधि। जैसे ही यह सूची आ जाती है, आपके पास 1 साल का समय होता है यह चुनौती देने के लिए कि क्या आपकी संपत्ति वक्फ है या नहीं। यदि 1 साल से अधिक समय बीत जाता है, तो आप इस संपत्ति को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि अब राज्य और बोर्ड उस संपत्ति को वक्फ के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं। तीसरा, ट्राइब्यूनल मुद्दा। यदि आपका कोई विवाद है कि यह संपत्ति मेरी है या यह वक्फ है या नहीं, तो आप कहां केस फाइल कर सकते हैं? सामान्यतः संपत्ति के मामलों में हम सिविल कोर्ट या राजस्व कोर्ट में लड़ते हैं, संपत्ति की प्रकृति के आधार पर। लेकिन वक्फ से संबंधित सभी विवाद केवल वक्फ ट्राइब्यूनल में ही लड़े जा सकते हैं। अब इसमें समस्या यह है कि ट्राइब्यूनल का निर्णय पूर्ण और अंतिम होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि केवल कुछ तकनीकी त्रुटियों के मामलों में ही आप आगे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई संवैधानिक मामला हुआ या कोई कानूनी त्रुटि हुई, केवल इन्हीं मामलों में अपील हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो कुल मिलाकर समस्या क्या है? पहला, जो सर्वे कर रहा है वह सर्वे कमिश्नर है, जो कि राज्य प्राधिकरण नहीं है। दूसरा, सूची आने के 1 साल के भीतर ही आपके पास चुनौती देने का समय होता है। तीसरा, यदि कोई विवाद होता है तो आप केवल ट्राइब्यूनल में ही लड़ सकते हैं, जिसमें जीतने के आपके चांस काफी कम होते हैं। अब संशोधन के बाद जो परिवर्तन हुए हैं वे स्पष्ट हैं, जैसे कि अब यह तय करने के लिए कि कौन सी संपत्ति वक्फ है या नहीं, सर्वे अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर हो सके। विवाद समाधान को थोड़ा और तटस्थ और पारदर्शी बनाने के लिए जिला कलेक्टर को जोड़ा गया है। नए संशोधन के अनुसार यदि कलेक्टर यह तय करते हैं कि यह संपत्ति सरकारी है, तो फिर वह आगे से वक्फ नहीं मानी जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। लेकिन यदि वक्फ बोर्ड या कोई अन्य पार्टी कलेक्टर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उनके पास वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है। पहले ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन नए संशोधन के बाद अब ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। एक और समस्या जो हमने चर्चा की थी, वह थी सीमित समय की। सीमित समय अधिनियम 1963 एक कानूनी ढांचा है जो यह बताता है कि किसी भी मामले को फाइल करने का समय सीमा क्या होनी चाहिए। यह इसलिए है ताकि मामले समय पर निपटाए जा सकें और सालों साल न चलें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से कब्जा कर ली जाती है, तो उसके पास 12 साल का समय होता है मामले को फाइल करने के लिए। वहीं यदि सरकारी संपत्ति अवैध रूप से कब्जा कर ली जाती है, तो उनके पास 30 साल का समय होता है मामले को फाइल करने के लिए। लेकिन वक्फ संपत्तियों पर ये नियम लागू नहीं होते। उन्हें एक अपवाद मिला है। मतलब, यदि कोई 100 साल पुरानी संपत्ति भी हो, तो भी वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर सकती है कि यह संपत्ति उनकी है। यह अपवाद केवल वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को मिला हुआ है। यह किसी अन्य धार्मिक ट्रस्ट
या एंथमेट को नहीं मिला हुआ है। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह वक्फ की संपत्ति है, तो उसे 12 साल का समय नहीं मिलता। सीमित समय अधिनियम के अनुसार उसे केवल 1 साल का समय मिलता है कि वह 1 साल में मामला फाइल कर ले। यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो यह संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की हो जाएगी। अब नए संशोधन के बाद यह अपवाद हटा दिया गया है। सीमित समय अधिनियम 1963 उसी तरह से वक्फ बोर्ड और संपत्तियों पर लागू होगा जैसे कि पूरे भारत में लागू होता है। 1 साल के अपवाद को हटा दिया गया है। अब 12 साल का समय मिलेगा। जैसा कि हमने चर्चा की है, यदि कोई सरकारी संपत्ति और वक्फ के बीच विवाद चल रहा है कि किसकी है, तो जब तक विवाद हल नहीं हो जाता, हम उसे सरकारी संपत्ति ही मानेंगे। और यदि यह पता चलता है कि स्वामित्व वास्तव में सरकारी है, तो वक्फ सूची से उस संपत्ति का नाम हटा दिया जाएगा, राजस्व रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे और उसे हम सरकारी संपत्ति ही मानेंगे। अगला संशोधन महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। वक्फ बनाने का एक और सिद्धांत है, वह अल्लाल औलाद। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि जिस दिन मेरी परिवार की लाइन समाप्त हो जाए, यानी मेरी उत्तराधिकार की लाइन समाप्त हो जाए, जब कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी न बचे, तो उस दिन मेरी संपत्ति स्वचालित रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाएगी और वक्फ बन जाएगी। इसमें समस्या यह थी कि इसके लिए केवल पुरुष कानूनी उत्तराधिकारियों को ही माना जाता था, मुख्यतः विवाहित महिलाओं और बेटियों को नहीं। लेकिन संशोधन के बाद बेटियां भी समान अधिकार का दावा कर सकेंगी। उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को नहीं नकारा जाएगा, वे अपना हिस्सा मांग सकती हैं। अब यदि हम विभिन्न संस्थाओं के गठन में हुए परिवर्तनों की बात करें, तो पहले केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते थे। लेकिन अब वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य किया गया है। ये जो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, इनका रोल केवल प्रशासन या चैरिटी से संबंधित मामलों में होगा, धार्मिक गतिविधियों में नहीं। इसके बाद यदि हम ट्राइब्यूनल में हुए परिवर्तनों की बात करें, तो पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ सदस्य होता था, जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के आधार पर निर्णय लेता था और ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था। लेकिन अब मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की स्थिति हटा दी गई है और उसकी जगह एक अध्यक्ष या पूर्व जिला न्यायाधीश होंगे। पहले ट्राइब्यूनल के निर्णय केवल इस्लामिक कानूनी सिद्धांत के आधार पर होते थे। अब न्यायिक अधिकारी कानूनी सिद्धांतों का पालन करेंगे। मेरा एक सवाल है कि सरकार केवल एक अल्पसंख्यक के धार्मिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रही है? हम एक काम करते हैं, हम मेजॉरिटी धर्मों के धार्मिक संस्थानों को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इसे समानांतर में समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, वक्फ संपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों को अधिकांशतः राज्य सरकार ही नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की बात करें, तो इसका प्रबंधन सीधे आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। मंदिर का प्रमुख कौन होगा, यह भी राज्य सरकार तय करती है। दूसरी ओर, यदि वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई विवाद होता है, तो वह सीधे ट्राइब्यूनल के पास जाता है। लेकिन अन्य धार्मिक संस्थानों या ट्रस्टों की बात करें, जैसे हिंदू, सिख, जैन या ईसाई, यदि उनकी संपत्ति में कोई विवाद होता है, तो वह या तो सिविल कोर्ट में जाता है या उच्च न्यायालय में। तीसरा, वक्फ संपत्ति बनने के बाद इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, यह पूर्ण प्रतिबंध है। अन्य धार्मिक संस्थानों पर यह लागू नहीं होता। ट्रांसफर वापस करने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता। चौथा, सीमित समय का नियम अन्य धार्मिक संस्थानों पर लागू होता है, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर यह अपवाद है। इसमें केवल 1 साल का समय मिलता है आपको मामला फाइल करने का, उसके बाद नहीं मिलता। अब मेरा काम है यह समझाना कि कानून क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और यह क्या समस्याएं हल करता है या उजागर करता है। आपको कानून से सहमत कराना मेरा काम नहीं है। यदि आपको लगता है कि हाँ, जो भी समस्याएं हैं
ये नया कानून उन्हें हल करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि कुछ समस्याएं छूट गई हैं, तो यह भी बता सकते हैं। यदि आप कानून से सहमत नहीं हैं, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं और हम इस पर एक सभ्य चर्चा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यही अब के लिए है। दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। ध्यान रखें दोस्तों।